नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम T20 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम ही है अभी पास में और उसकी रिवीज़न की क्लास चल रही है। लास्ट टाइम जो रिवीज़न हो रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर के आई हूँ और ये जो क्लास है वो सिर्फ वीडियो री एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है और भी सभी एग्ज़ाम के लिए है जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उनमें जीएस पूछी जाती है। अभी तक हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं, इनका रिवीजन हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके लिए मैंने घटना चक्र की संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की पुस्तक ली हुई है, जिससे आप बहुत ही कम समय में एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ साथ जो इससे पहले क्लासेस अपलोड की गई हैं उनको भी ज़रूर देख करके एग्ज़ाम देने जाएं। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर जीएस पूछी जाती है, आप क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज़ भी, मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराए हुए हैं, आप उनको भी देखिए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था और इसीलिए इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अर्थात व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। वैसे तो भूगोल का जनक आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी तो आप बताएंगे हिकैटियस। कौन है हिकैटियस? जब भी हम विश्व भूगोल पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हम ब्रह्मांड को समझते हैं, कॉस्मोस को समझते हैं, क्या होता है, कैसे निर्माण हुआ ब्रह्मांड का, एक एक करके हम इन फैक्ट्स को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस या फिर ब्रह्मांड। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों जिन्हें गैलेक्सीज बोलते हैं, इनके तक जो खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप होते हैं उन्हें ब्रह्मांड कहते हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। इससे पहले लोगों की मान्यता थी कि सेंटर में क्या है, पृथ्वी है और उसके चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, किंतु यह सही नहीं था। यह किसने बताया? निकोलस कॉपरनिकस ने। क्या बताया? कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। अब आता है महाविस्फोट सिद्धांत। इसका प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेंटियर होते हैं, इन्होंने किया था और उनके बाद में रॉबर्ट वेगनार हैं, इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। तो दोनों लोग का नाम याद रखिए, पहले तो जॉर्ज लेमेंटियर और उसके बाद रॉबर्ट वेगनार हैं, इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। डेट भी आप देख लीजिए, उसमें दी गई है। महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात जो बिग बैंग है, इसके अनुसार क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व बहुत ही ज़्यादा था। जब इनका संकेंद्रण हुआ, आपस में बहुत सिकुड़ते चले गए, इसके कारण इस पिंड में एक विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ, उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार होता चला जा रहा है। ब्रह्मांड बनने के साथ साथ सौर मंडल का भी निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह क्या कहलाता है? सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम कहलाता है। हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी या फिर आकाश गंगा, या इसका एक और नाम है दुग्ध मेखला। तो हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मंदाकिनी, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यातप का मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। सोचिए कितना गर्म है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है सूर्य। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में यह समय बहुत बार पूछा गया है। 8 मिनट 19 सेकंड या फिर 499 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौर मंडल के अगर पिंड की बात की जाए सूर्य के अलावा, तो सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार 8 ग्रह हैं। आकार के आधार पर अगर बात की जाए तो पूछा जाता है आकार के आधार पर बताइए ग्रहों का क्रम। तो याद रखिए सबसे बड़ा है बृहस्पति,
उसके बाद है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस प्रकार ये इनका अवरोही क्रम है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, अर्थात सूर्य ग्रहण का मतलब है क्या होगा, इधर सूर्य है, ये पृथ्वी है, इनके बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य को ग्रहण लगेगा, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, जिसे न्यू मून डे कहते हैं, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को, अर्थात न्यू मून डे अमावस्या को। अब बात करते हैं बुध की या मरकरी। यह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इसे सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 88 पृथ्वी दिवस लगते हैं, अर्थात 365 दिन का एक साल होता है, एक चक्कर लगा पाती पृथ्वी सूर्य का। उसी प्रकार पृथ्वी के जो 88 दिन हैं उनमें क्या होता है, जो बुध है वो सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करते हैं, वीनस। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सबसे गर्म ग्रह है। बुध जबकि सूर्य के निकट है, किंतु बुध उससे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे गर्म अगर ग्रह आपसे पूछा जाए तो याद रखिए कौन है, शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा और सायं का तारा, मतलब सांझ और भोर दोनों का तारा शुक्र को कहा जाता है। और एक बात और फेमस है शुक्र के बारे में, याद रखिए, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार, व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान ही है। लेकिन शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश जो है वो झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। और पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में। तो पृथ्वी क्या है, सबसे पहले तो इसका अक्ष याद रखिए, इस वाले अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और जो यह गति करती है पृथ्वी, इस गति को घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। तो अपने अक्ष के ओर, पहली बात तो अक्ष झुका है 23.5 डिग्री, ये है पृथ्वी, तो इसका अक्ष अब हो गया ये, और ये अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमती है इसे घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट, 9.51 सेकंड या फिर 365.25 दिन का समय लगता है। और इसे इसकी क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ये पृथ्वी की कौन सी गति है, परिक्रमण, जो सूर्य के चारों ओर करती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि को होती है। इस स्थिति को पेरीहीलियन या फिर उपसौर कहते हैं, ठीक है। और ये 2 जनवरी को हुआ था, 2021 में बताया जा रहा है। डेट थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे होती रहती है, याद रखिए। जैसे कि जो पेरीहीलियन और अपहीलियन 2 कंडीशन होती हैं। जब सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है। अब मैं बताती हूँ पेरीहीलियन और अपहीलियन कंडीशन होती क्या है। तो जब सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी होगी तो ये क्या कंडीशन है, पेरीहीलियन, ठीक है। और जब पृथ्वी दूर हो जाती है सूर्य के तो उसको बोलते हैं अपहीलियन, अपसौर। और ये क्या है, पेरीहीलियन, जब पास में है। इस तरह से ये गति होती है। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई की निकटतम तिथि को होती है। इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं, जैसे 2021 में 5 जुलाई बताया जा रहा है। तो याद रखिए, पेरीहीलियन और अपहीलियन कंडीशन बहुत बार पूछा भी जाता है, अपसौर या उपसौर क्या होता है। अब देखते हैं आगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च याद रखिए और 23 सितंबर। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन
21 या 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऐसा पृथ्वी की गति के कारण होती है, जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने की वजह से अलग अलग स्थिति में अलग अलग कंडीशन आती है। तो जब क्या होता है, सूर्य ये इधर है और ये पृथ्वी है। मान लीजिए जब इस कंडीशन में होगी, मार्च और सितंबर की बात है, तो मार्च और सितंबर में दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। किंतु बाकी बात की जा रही है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो ये मान लो 21 मार्च है। ये ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जब इस रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो दिन यहाँ पर बड़ा होगा उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 जून। इसी प्रकार जब मकर संक्रांति होगी तो 22 दिसंबर को ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इस प्रकार याद रखिए, ये अलग से आप डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट लर्न करा रही हूँ, तो यहाँ पर बस आप याद करते चलिए। अब देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन कौन है, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इस उपग्रह का जो गैनीमीड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, माफ कीजिएगा ग्रह है। शनि क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जुपिटर के अब 92 हो गए हैं, तो अब सबसे ज़्यादा किसके हैं, जुपिटर के हैं। सैटर्न के 82। आगे बात करते हैं अब यूरेनस की, अरुण की। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। वरुण की अब बात करते हैं। नेपच्यून या सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में किया था। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। और बौने ग्रह में देखते हैं, डॉर्फ प्लैनेट में यम की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। सेरेस, होमिया, मैकमेक, इरिस, ये भी क्या है, एक प्रकार से बौने ग्रह हैं। मून की बात करते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा अर्थात फुल मून के दिन होता है। सौरमंडल के और पिंड देखे जाए तो उसमें एस्टेरॉइड्स आते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच के इनके जो मध्य है बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, उनको ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं या फिर एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। कॉमेट देखिए, धूमकेतु, ये सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस इन सब से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। यहाँ तक हमने ब्रह्मांड की जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं उनकी बात करी। अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में हमें चीज़ें समझनी हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लैटीट्यूड या फिर अक्षांश के बारे में। पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या फिर दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इस ग्लोब के माध्यम से अक्षांश रेखाएं समझते हैं। सबसे पहले तो ये 0 डिग्री है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक प्रकार से काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर वास्तविक रूप में नहीं खींची गई है, तो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहले देखते भूमध्य रेखा, जो क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और निचले वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हर एक डिग्री पर कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है
ऊपर हो या नीचे हो, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, वे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि 23.5 डिग्री आप देख रहे हैं, ये इसी प्रकार यहाँ से कोण बनाते हुए 23.5 डिग्री के अंश का, और यहाँ पर बनेगी सबसे पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह साउथ में भी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे इम्पॉर्टेंट एक रेखा है, वो है मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसके बाद देखिए इसी तरह खींचते जाएंगे लाइनें, 1 2 3 4 डिग्री करते करते ऊपर तक बढ़ेंगे, फिर आएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल बनता है, और नीचे आएंगे तो बनेगा 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त बनता है। और 90 डिग्री पहुँचते पहुँचते यहाँ पे सिर्फ पॉइंट बचते हैं, यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं बन पाती है, और इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। अगर संख्या पूछी जाए कितनी है, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 90 90 180 हो गई, प्लस एक भूमध्य रेखा, तो 181 होती हैं। किंतु अगर लाइनें पूछी जाए, अक्षांश जो लाइनें खींची गई हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये सिर्फ पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे और 179 बचेगा। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा या इक्वेटर पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। दो अक्षांश के बीच लगभग दूरी कितनी होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं समझिए, जैसे हमने अक्षांश रेखाएं समझी उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 अंश या फिर 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा बोला जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। इसी ग्लोब के माध्यम से समझिए, जैसे ये है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा खींची गई है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। और इसी तरह करते करते नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली बहुत सी रेखाएं खींची गई हैं, हर एक डिग्री पे ऐसी रेखाएं खींची गई हैं, और इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप बता सकते हैं एक वृत्त में कितने अंश होते हैं, कितने डिग्री का कोण होता है, उसी के आधार पर आप ये भी बता सकते हैं देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये 360 होती हैं, और इनके बीच भी लगभग दूरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, और पोल के पास क्या होती है, घटती जाती है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो समय निकालते हैं, जब किसी भी देशांतर को दे दिया जाता है और उनके बीच अगर समय निकालने को दिया जाता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो जितनी अक्षांश रेखा, माफ़ कीजिएगा, जितनी देशांतर रेखाएं होंगी उन्हीं को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम समय निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले याद रखिए, मैंने बताया था नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा 0 डिग्री, ठीक इसी के पीछे ही जो ये रेखा है, इसी के पीछे वाली, वही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिस पर समय मापते हैं, समय का ज्ञान होता है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी मैंने एक एक रेखाएं आपको समझा दी हैं। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ काटती हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा है, अफ्रीका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अब हम लोग देखेंगे। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। एक तो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपर्पटी जिसे क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल जो बीच का भाग है, और केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सबसे पहले भाग के बारे में पढ़ते हैं, भूपर्पटी जिसे क्रस्ट बोलते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसे सियाल परत बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन और एल्युमिनियम यहाँ पर इसकी प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियाल परत बोलते हैं।
इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। अब इसके बाद आती है जो परत वो है मेंटल की। तो यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसकी मोटाई देखिए 2900 किलोमीटर है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसे सीमा परत भी बोला जाता है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की यहाँ पर प्रधानता रहती है। अब कोर की बात करें, केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकल और तथा फेरियम का बना होता है और पृथ्वी का औसत घनत्व यहाँ पर 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। पृथ्वी की बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर बोलते हैं, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, जैव मंडल बायोस्फीयर। इन भागों में पृथ्वी की बाह्य सतह को बांटा गया है। स्थल मंडल देखते हैं, लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। वर्तमान में जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है देखिए 8848.86 मीटर है। और अधिकतम गहराई की बात की जाए तो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। दोनों याद रखिए संख्या। चट्टान अब बात करते हैं रॉक की। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल या चट्टान कहा जाता है। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन? आग्नेय शैल, अवसादी शैल या फिर रूपांतरित शैल। 3 प्रकार की हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा के जमने से इनका निर्माण होता है और इन्हीं को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो ये सब किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। प्रश्न भी यहीं से पूछा जाता है। कैसे? आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और उसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो याद रखिए बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट ये सब क्या है? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अवसादी शैल का। इनका निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। तो अवसादी शैल किस प्रकार की हैं? परतदार होती हैं और इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अवसादी शैल के उदाहरण हैं। तीसरी प्रकार की जो शैल है वो रूपांतरित शैल है। रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब इन सभी के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित शैल कहा जाता है। इनका निर्माण होता है और आप इसमें उदाहरण देखिए स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, नीस ये सब किसके उदाहरण हैं? रूपांतरित शैल के। फिर से पढ़ लीजिए, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, नीस ये सब क्या है? रूपांतरित शैल के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो के बारे में। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांक ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत 6,962 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले तो याद रखिए ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं। जैसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। अभी मैं मृत ज्वालामुखी की बात कर रही थी, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित किलायू ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव, जिसमें क्या होता है? अक्सर उद्गार होता ही रहता है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है स्ट्रोम्बोली। ये ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है, इससे भी उद्गार
होता ही रहता है। अब दूसरा प्रकार का क्या है, डॉर्मेंट या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। पहला क्या हुआ, जिसमें क्या होता है, एक्टिव है जिससे हमेशा उद्गार होता रहता है। दूसरा है डॉर्मेंट है, प्रसुप्त है। इस ज्वालामुखी में आप याद रखिए जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। ये किस प्रकार के हैं, डॉर्मेंट हैं, प्रसुप्त हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस, ये क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तीसरी की बात करते हैं जो कि है मृत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान याद रखिए, ईरान का दामवंद याद रखिए, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का खुलाल व किलीमंजारो, इक्वाडोर का याद रखिए चिम्बारोजो। ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के मृत ज्वालामुखियों का उदाहरण है। एक बार फिर से याद कर लीजिए सारे उदाहरण क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है और मैच द फॉलोइंग में आते हैं। पाकिस्तान में है कोह सुल्तान, ईरान में है दामवंद, म्यांमार में पोपा है, अफ्रीका में कुलाल और किलीमंजारो हो और इक्वाडोर का चिम्बाराजो है। ये सारे क्या है, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी हैं या फिर मृत ज्वालामुखी हैं। देखिए प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक या फिर अग्नि वलय कहा जाता है। ज्वालामुखी तो पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी अथवा जिन्हें प्राइमरी बोलते हैं, एस या फिर द्वितीयक जो कि सेकेंडरी होती हैं, एल अथवा सतही जो कि सरफेस वाली तरंगें होती हैं। तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर के गुजर सकती हैं। एस तरंगें ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं और जो एल तरंगें होती हैं वो ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। जो एल वेव्स होती हैं, एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंपों को मापने के लिए रिक्टर स्केल परिमाण, मर्केली स्केल है जो कि तीव्रता के लिए, और रॉसी फेरल स्केल है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं पृथ्वी की, उनको समझिए। धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं पर्वत की। पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है और इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर बात करें तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत, जिन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। अब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण देखिए सूची सुमेलित करने के लिए प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते तो उदाहरण सबके याद करते चलिए। जैसे वाजजेस पर्वत है, ये फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ये सारे क्या हैं, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। दूसरा है अवशिष्ट पर्वत या फिर रेजिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवादा तथा अमेरिका की गैसा और बूटे, ये घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। भारत में कौन सी है, विंध्याचल जो सबसे पुरानी है, अरावली वो भी इसी का उदाहरण है। नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियरा नेवादा, अमेरिका की गैसा और बूटे, ये सब क्या है, ये इसी प्रकार के जो पर्वत हैं उनका उदाहरण है। अब बात करते हैं मोड़दार अथवा वलित पर्वत जो कि फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं, इनके बारे में। तो याद रखिए मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जिसे संपीड़न कहते हैं, इनके कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, ये सारे क्या है, फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हैं। जैसे कि हिमालय है भारत में, रसिया में यूराल देखेंगे, उत्तर अमेरिका में रॉकीज़ है, एंडीज़ हैं साउथ अमेरिका में,
ये सभी इसके उदाहरण हैं। देखिए जो भारत का अरावली पर्वत है ये भी सबसे पुराना वलित पर्वत है, किंतु अभी क्या है ये घर्षित पर्वत की श्रेणी में, अवशिष्ट पर्वत जो रेजिडुअल माउंटेन है उनकी श्रेणी में आ गया है, किंतु इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसा है, वो वलित पर्वत है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट आबू पर स्थित है, उसका नाम है गुरु शिखर। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी याद रखिए, सबसे लंबी श्रेणी है, पहली बात तो ये सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज पर्वत ही है, याद रखिए विश्व की, और इसकी जो लंबाई है वो याद रखिए 7200 किलोमीटर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका मैंने नाम लिया वो है एकांकागुआ। अब बात करते हैं पिरेनीज पर्वत, फ्रांस और स्पेन के मध्य क्या करता है, एक सीमा बनाता है जिसका नाम क्या है, पिरेनीज पर्वत। विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी स्थिति से, इनके सर्वोच्च बिंदु से, एक एक करके हम सारी पर्वत श्रेणियां देखते जाते हैं। जैसे सबसे पहली है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, जिसको एंडीज़ नाम से आप लोग याद रखे हुए हैं। ये पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में है, माफ़ कीजिएगा, और इसका सर्वोच्च बिंदु है एकांकागुआ। दूसरी है रॉकी पर्वत श्रेणी जो कि पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है या फिर सर्वोच्च बिंदु है। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश ये हैं, ये दक्षिण मध्य एशिया में है और इनकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। चौथी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है और इसका सर्वोच्च बिंदु है कोसियुस्कू। और अगली है पांचवी ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत और इसकी जो स्थिति है अंटार्कटिका में है, इसकी हाईएस्ट पीक है विंसन मैसिव। अगली पर्वत श्रृंखला छठी है तिएनशान जो कि दक्षिण मध्य एशिया में है। पिक पोबोडी ये इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है अल्ताई माउंटेन्स जो कि मध्य एशिया में है और बेलुखा इसकी सर्वोच्च बिंदु है। यूराल पर्वत श्रेणी याद रखिए मध्य रूस में पड़ता है और इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो है नेरोडनाया। कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस में है और इसके जो हाईएस्ट पीक की बात की जाए जो कि है कल्यूचेव्स्काया सोपका। अगला है एटलस पर्वत, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है और इसकी हाईएस्ट पीक है टाउकल। वर्खोयांस्क पर्वत है पूर्वी रूस में, मास्खाया इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी भारत में, अनाई मुडी इसकी सर्वोच्च बिंदु है। सियरा माद्रे ओरिएंटल है जो कि मैक्सिको में है। पोटोसी ये इसकी हाईएस्ट पीक है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी है जो कि ईरान में है। देना काश मस्तान नाम से इसका सर्वोच्च बिंदु है। एल्बुर्ज आप लोगों ने काफ़ी बार याद किया है, ईरान जो कि है, ईरान में है इसकी स्थिति। दावमवंत इसका क्या है, सर्वोच्च बिंदु है। स्कैंडिनेवियन रेंज पश्चिमी नॉर्वे में है। गेल्डहोपिजेन इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। ड्रेकेंसबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में। टवाना एंटलेनियाना ये इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक। अगली है काकेशस जो कि रूस में है। एल्ब्रूश ये इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। अलास्का श्रेणी अलास्का में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट मैकिन्ले है। डेनाली दक्षिणी चोटी है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है। कास्केड रेंज है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में पड़ती है। माउंट रेनियर इसकी हाईएस्ट पीक है, पेनाइन है। अगली जो कि इटली में है और कोर्नो ग्रैंडे जिसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। अपलेशियंस याद रखिए पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि कनाडा में भी इसका पार्ट है, दोनों में है। जैसे कुछ हैं आप श्रेणियाँ देखिए दोनों में है। माउंट मिशेल इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। लास्ट आप पढ़ रहे हैं आल्प्स जो कि मध्यवर्ती यूरोप में और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। तो आपने ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनको पढ़ा, उनकी हाईएस्ट पीक मैंने बताई है और इनकी स्थिति कहाँ है वो भी बताई है। इन तीनों से प्रश्न इसी प्रकार बनते हैं कि मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको सही से याद नहीं है तो। इस लिस्ट का चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख करके याद कीजिए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट है आपके लिए, इसको तैयार करना है। पर्वतों के बाद हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा है परंतु इसका शीर्ष जो भाग है ऊपर का वो सपाट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार पर्वतपति पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते घास के मैदान। घास के मैदान से हमेशा लिस्ट में प्रश्न बनने की चांसेस रहते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान याद रखिए।
ये घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण रहते हैं। इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना कहते हैं, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस नाम से जानते हैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे यहाँ पर इन्हें कैंपास नाम से जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें पार्कलैंड कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तार इनका रहता है। और अफ्रीका में नाम याद रखिए सवाना, अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला, कोलंबिया में लानोस, कैंपास कहाँ बोलते हैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में, और पार्कलैंड कहाँ बोलते हैं, अफ्रीका में। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। अब इन घास के मैदान के नाम देखिए 10 डिग्री से लगभग 25 डिग्री तक कौन से मिल रहे हैं, उष्णकटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय कहाँ मिलेंगे, 30 डिग्री से लगभग 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में किस नाम से जानते हैं, प्रेरी। पंपास कहाँ बोलते हैं, याद रखिए, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। वेल्ड बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, यूरेशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट बनाते चलिए। जैसे कि प्रेरी बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट एंड मेजर पेनिनसुला के। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 7 महाद्वीप एक एक करके हम लोग देखेंगे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप सबसे पहले पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या इसी महाद्वीप पर निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो है यांगसी। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है, जिसकी जो गहराई है वो 1620 मीटर है। कैस्पियन सागर 3,71,000 किलोमीटर की है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो कि आंतरिक सागर है। एशिया महाद्वीप का मौसिनराम मेघालय महाभारत में जो कि पड़ता है, मतलब भारत में मेघालय राज्य है उसमें जो जगह है मासिनराम, वो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षण सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो एक एक करके मैं फैक्ट बताती जा रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप साथ में याद करते चलिए। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, जिसकी लंबाई है 9,332 किलोमीटर, यह एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। सुएज नहर याद रखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर पढ़ते हैं बर्खुयांस के बारे में, ये साइबेरिया में है। एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, जहाँ का टेम्परेचर देखिए -67.8 डिग्री सेल्सियस जाता है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, उनकी मुद्रा और राजधानी हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला देश है सिंगापुर, जिसकी मुद्रा है डॉलर, राजधानी है सिंगापुर। दूसरा देश है हांगकांग, मुद्रा है डॉलर, राजधानी विक्टोरिया। तीसरा देश है ब्रुनेई, जिसकी है मुद्रा डॉलर और राजधानी है बंदर सेरी बेगावान। चौथा है गुआम देश, डॉलर है इसकी भी मुद्रा और इसकी राजधानी है अगाना। ताइवान की राजधानी ताइपे, मुद्रा डॉलर। सीरिया की राजधानी दमिश्क, मुद्रा पाउंड। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, मुद्रा यूरो। अगला देश है इराक, इसकी राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार।
कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दिनार। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मुद्रा दिनार। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा दिनार है। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा रियाल है। कतर की राजधानी दोहा है और इसकी मुद्रा है रियाल। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, इसकी मुद्रा है रियल। यमन की जो राजधानी वह साना, मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ पर चलता है मुद्रा में रियाल। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पर चलता है रुपया। नेपाल की है रुपया और इसकी राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रुपया है मुद्रा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, यहाँ की मुद्रा है रुपया। मालदीव की माले राजधानी है, यहाँ पर चलता है रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और यहाँ पर जो मुद्रा है वो है रुपया। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है राजधानी, वॉन चलता है यहाँ मुद्रा में। दक्षिण कोरिया की भी मुद्रा सेम है वॉन और इसकी राजधानी है सियोल। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा है सोम। इज़राइल की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकेल। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, यहाँ चलता है अफ़गानी। कज़ाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और यहाँ पर जो मुद्रा है वो टेंगे है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ पे मुद्रा में युआन चलता है। जापान की याद रखिए टोक्यो राजधानी है और यहाँ येन मुद्रा है। अगला देश है तुर्की, इसकी राजधानी अंकारा, यहाँ पर मुद्रा लीरा चलती है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अज़गाबाद, यहाँ मुद्रा में मनात चलती है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा सोमोनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ पर टका चलता है। भूटान की है थिम्पू, नुगलट्रम यहाँ की मुद्रा है। और म्यांमार की है नेपीता या फिर नेबीदा, यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्यात। मलेशिया की जो राजधानी वो कुआलालंपुर है, रिंगित चलता है मुद्रा में। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, तुगरिक है मुद्रा। लाओस की राजधानी है वियंतियन और यहाँ पर न्यू के प्लाव ये मुद्रा है। फिर है वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई और यहाँ पर चलता है डोंग। संयुक्त अरब अमीरात की है अबू धाबी, यहाँ पर मुद्रा है दिरहम। मकाऊ की राजधानी है मकाऊ, यहाँ चलता है पटाका। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ चलता है पीसो। अब कुछ ओशेनिया के प्रमुख देश हैं, उनकी मुद्रा और राजधानी देखते हैं। जैसे फिजी देश की जो राजधानी वो है सुवा, मुद्रा में यहाँ चलता है डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यहाँ चलता है डॉलर। नौरू की राजधानी यारेन है, यहाँ भी चलता है डॉलर मुद्रा में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ डॉलर है इसकी मुद्रा। तुवालू की फुटी है और इसकी भी डॉलर ही है, मुद्रा लगभग सबकी सेम है। माइक्रोनेशिया की है पॉलीकीर, मुद्रा डॉलर। सोलोमन द्वीप समूह की है होनियारा, सेम मुद्रा है। मार्शल द्वीप की है मजूरो, डॉलर चलता है। किरिबाती की है तरावा, डॉलर। पलाऊ यहाँ पे है। गेरुल मड है और यहाँ पर जो है डॉलर ही चलता है। फ्रेंच पॉलिनेशिया का पापीते है और यहाँ पर मुद्रा चेंज है, यहाँ पर चलती है फ्रैंक। उसके बाद न्यू कैलिडोनिया, इसकी है नोमिया राजधानी और यहाँ पर चलता है फ्रैंक। टोंगा की राजधानी है नुकुअलाफा, यहाँ पर पांग चलता है। वनुआतू की है पोर्ट विला, वातु मुद्रा है यहाँ की। पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरेस्बी है और यहाँ पर चलता है किना। समोआ की एपिया है और यहाँ चलता है ताला। एशिया महाद्वीप के बाद हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें 7 महाद्वीपों में 6ठा स्थान है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेशस और यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम है जो कि लंदन में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है जो कि 3530 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित कुछ राजधानियां हैं, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे डेन्यूब नदी के तट पर वियना है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
ब्रातिस्लावा है जो स्लोवाकिया की राजधानी, बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी और हंगरी की बुडापेस्ट है। इटली की गंगा कौन है? पो नदी को कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया कहा जाता है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी का जलमार्ग है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कहाँ पर है? राइन नदी। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेनेक्स लक्स में सम्मिलित देश है, अर्थात बेनेलक्स में कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। एंटवर्प बेल्जियम में है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। कौन है? एंटवर्प बेल्जियम का। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल क्या करता है? पृथक करता है। और यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। जिस प्रकार हमने एशिया महाद्वीप की पढ़ी हैं सारे देश और उनकी राजधानी मुद्रा, उसी प्रकार अब हम यूरोप की भी देखेंगे। जैसे पहला देश है लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी है लग्जमबर्ग और यहाँ चलती है मुद्रा यूरो। दूसरा है बेल्जियम, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स, यहाँ चलती है मुद्रा यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। माल्टा की राजधानी है वालेटा और यहाँ पर चलता है यूरो। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यहाँ चलता है पाउंड। लातविया की राजधानी रीगा, यहाँ चलता है यूरो। रूस की है रूबल मुद्रा और इसकी राजधानी है मॉस्को। अगला देश है आर्मेनिया, इसकी राजधानी येरेवान, मुद्रा है आर्मेनियम ड्रैम। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, रूबल चलता है। मैसेडोनिया की राजधानी है स्कोपजे, दिनार चलता है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, दिनार चलता है। स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्जाना, यूरो चलता है। बोस्निया हर्जेगोविना के सराजेवो, परिवर्त्य मार्क यहाँ पर मुद्रा है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव है, कुना मुद्रा है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, क्रोन चलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, क्रोन चलता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ क्रोना चलता है। अगला देश है आइसलैंड, इसकी राजधानी रेक्जाविक, क्रोना चलता है। सैन मैरिनो की राजधानी सैन मारिनो, यूरो चलता है। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ यूरो चलता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहाँ भी यूरो चलता है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, यूरो लगभग यहाँ सबकी जो मुद्रा है देखेंगे आप सेम ही है। जर्मनी की बर्लिन है, यूरो। यूनान की एथेंस राजधानी है, यूरो चलता है। लिथुआनिया की विल्नियस है, यूरो चलता है। फिनलैंड की हेलसिंकी है, यूरो चलता है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम है इसकी राजधानी और यूरो चलता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहाँ भी यूरो चलता है। उसके बाद आता है बुल्गारिया, इसकी राजधानी सोफिया, लेव मुद्रा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, ज्लोती यहाँ की मुद्रा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, फ्लोरिंट यहाँ की मुद्रा है। यूक्रेन की राजधानी कीव, हरिवनिया इसकी मुद्रा है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, कोरुना मुद्रा। रोमानिया की बुखारेस्ट है, ल्यू। और अजरबैजान की बाकू है, मनात है यहाँ पर, इसकी मुद्रा। जॉर्जिया की है तिब्लिसी, लारी है यहाँ पर, इसकी मुद्रा। अल्बानिया की तिराना है, लेक। स्लोवाक गणराज्य की ब्रातिस्लावा है, यूरो। वैसे मैं भूल गई थी श्रीलंका की एक और राजधानी बताना आप लोग को, श्रीजयवर्धनपुरे कोट्टे, इसकी जो एक और राजधानी बन गई है उसका नाम याद रखिए, श्रीजयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है। ये इसकी एक और राजधानी है श्रीलंका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल देख लीजिए। इसमें कुल 23 देश हैं उत्तरी अमेरिका में और इसका आप देखिए, इसमें 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है उत्तरी अमेरिका में। आगे देखते हैं। अलास्का में स्थित देनाली, ये पूर्ण नाम इसका माउंट मैकिनले था, इसकी ऊंचाई 6,190 मीटर है। ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का
मोटर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। डेट्रॉयट याद रखिएगा किस लिए प्रसिद्ध है, मोटर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में है, ये मशहूर है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला मैक्सिको है। अब आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्रेट लेक्स। इनमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। नाम याद रखिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। लॉस एंजलिस नगर कैलिफोर्निया फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है। कनाडा के क्यूबेक को देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। अब हम लोग देख लेंगे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन सागरी देशों की मुद्रा और राजधानी क्या है। जैसे कनाडा याद रखिए, इसकी राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस किंग्सडाउन है, इसकी राजधानी, डॉलर चलती है। बरमूडा की हैमिल्टन है, मुद्रा डॉलर। बहामास की नसाउ है, मुद्रा डॉलर। जमैका की राजधानी किंगस्टन, मुद्रा डॉलर। बारबाडोस की ब्रिजटाउन है, मुद्रा डॉलर है। बेलीज़ की बोलमेपॉन है, डॉलर है यहाँ की मुद्रा। ग्रेनाडा की जो राजधानी है वो सेंट जॉर्ज है और यहाँ पर डॉलर चलता है। अगला देश है ग्वाडेलोप, इसकी राजधानी बस्सेतेरे, यूरो इसकी मुद्रा। क्यूबा की हवाना है, पीसो इसकी मुद्रा है। डोमिनियन गणतंत्र की सेंटो डोमिंगो है, पीसो इसकी मुद्रा है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, पीसो मुद्रा है। कोस्टा रिका की सान जोस है, कोलन मुद्रा है। अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर राजधानी है, डॉलर चलती है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, क्वाटजाल चलता है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, न्यू कोर्डोवा चलता है। नीदरलैंड एंटिल्स की विलेमस्टड है और यहाँ पर गिल्डर मुद्रा चलती है। होंडुरास की है तेगुसिगल्पा और यहाँ पे लेम्पीरा चलती है। नेक्स्ट है देश एंटीगुआ तथा बरबुडा, सेंट जॉन्स है राजधानी, डॉलर चलता है। पनामा की है पनामा सिटी राजधानी, बालबोआ मुद्रा है। हैती की है पोर्ट ओ प्रिंस, गोल्डे चलता है। ग्रीनलैंड की है नूक, यहाँ पर चलती मुद्रा क्रोन। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर चलती है। चलिए अब जान लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप का आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी लपाज जो कि बोलीविया में है, ये दक्षिणी अमेरिका में ही है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और इसका क्षेत्रफल दक्षिण अमेरिका का याद रखिए 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी और विशाल जलराशि की नदी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो ये 6,893 मीटर का है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फजेंडा ब्राज़ील के कहवा बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहवा बंदरगाह कहा जाता है। पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल है। बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो अलग स्थल अवरुद्ध देश हैं। कौन कौन, बोलीविया और पराग्वे। चलिए अब याद करते हैं दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप, उनके देश। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश, मुद्रा और उनकी राजधानी। पहला देश है गुयाना, राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है डॉलर। दूसरा है त्रिनिदाद या टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो की जो राजधानी वो पोर्ट ऑफ स्पेन है, डॉलर चलता है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, पीसो मुद्रा है। चिली की है सैंटियागो, यहाँ पीसो चलती है। उरुग्वे की है मोंटेवीडियो और यहाँ पर भी पीसो चलता है मुद्रा में। सूरीनाम की परामारिबो और यहाँ पर डॉलर चलता है। पेरू की राजधानी याद रखिए लीमा है, यहाँ पे न्यूवो सोल मुद्रा चलती है। ब्राज़ील की ब्रासिलावा, ब्राज़ीलिया है माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर रियल चलता है। बोलीविया की लपाज, बोलीवियानो यहाँ पर चलता है। पराग्वे की एसेंशियन, जहाँ पे गुआरानी यहाँ की मुद्रा। इक्वाडोर की क्विटो, डॉलर चलता है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स,
पेसो चलता है। वेनेजुएला की है कराकस और यहाँ पर बोलीवर मुद्रा चलती है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, और इसे अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। निग्रीटो इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर है। जिब्राल्टर जल संधि याद रखें, अफ्रीका महाद्वीप जो कि मोरक्को को यूरोप महाद्वीप जो कि स्पेन से पृथक करती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए सारी जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, इसका भी उद्गम यहीं पे है जो कि विक्टोरिया झील है। आसवान बांध ये किस पे बना है? नील नदी पे जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। पोर्ट सईद बंदरगाह जो कि सुएज नहर के उत्तरी छोर पर और पोर्ट सुएज बंदरगाह दक्षिणी छोर पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल 93 लाख वर्ग किलोमीटर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और जो कालाहारी मरुस्थल है ये भी अफ्रीका में है, बोत्सवाना नामक जगह पर। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुछ देश जो शामिल हैं वो सारे आप देश देख लीजिए, जैसे सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। 4 हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। अब चलिए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश और राजधानी देखते हैं उनकी, और मुद्रा भी। मेडागास्कर मालागासी भी बोलते हैं, इसकी है अंतानरीबो, इसकी राजधानी और मुद्रा चलती है एरियरी। गिनी की है कोनाक्रे, यहाँ पर चलती है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। कोस्ट आइवरी द कोस्ट की है, याद रखिए यामोस्क्रो, यहाँ पर चलती है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। कोमोरोस की है मोरोनी और यहाँ पर फ्रैंक चलती मुद्रा। बुर्किना फासो की क्वादागोदोगो और यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। टोंगो की है लोमे, यहाँ पर भी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चल रही है। नाइजर की है नियामी, यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलती है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की है बांगुई और यहाँ पर भी फ्रैंक चलती है। बुरुंडी की है गुतेगा, फ्रैंक चलती है मुद्रा यहाँ पर। आगे देखते हैं कैमरून की राजधानी है याओंडे, फ्रैंक चलता है। जिबूती की है जिबूती ही है, फ्रैंक चलता है। रवांडा की है किगाली, फ्रैंक चलता है। कांगो की है ब्राज़ाविले, फ्रैंक चलता है। सेनेगल की है डकार, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलता है। बेनिन की है पोर्टो नोवो और यहाँ पर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक ही चलता है। गबोन की है लिब्रेविले, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। चाड की है एंदजामेना और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। लाइबेरिया की है मोनरोविया, डॉलर चलती है। माली की है बमाको, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक चलती है। केन्या की है नैरोबी, शिलिंग यहाँ की मुद्रा। सोमालिया की है मोगादिशु राजधानी और यहाँ पर भी शिलिंग चलती है। नेक्स्ट है तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, शिलिंग हम लोग देख चुके हैं। अल्जीरिया की है अल्जीयर्स, दिनार चलती है। ट्यूनिशिया की है ट्यूनिस राजधानी, दिनार चलती है मुद्रा। लीबिया की त्रिपोली, मुद्रा दिनार। मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड। सूडान की राजधानी खार्तूम, मुद्रा पाउंड। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा रुपया है। सेशल्स की विक्टोरिया है राजधानी और मुद्रा है रुपया। साओ टोम की राजधानी साओ टोम, डोबरा चलती है यहाँ पर। अंगोला की है लुआंडा और यहाँ पर क्वांजा मुद्रा है। घाना की है अकरा, सीडी यहाँ की मुद्रा है। अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। यह सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एबेल तस्मान 1642 ईस्वी में और कैप्टन कुक ने क्रमशः तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। एबोर्जिन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के राज्य और उनकी राजधानी देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की है एडिलेड, न्यू साउथ वेल्स की है सिडनी, कैनबरा की है कैनबरा, उत्तरी अमेरिका की है डार्विन, क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न और तस्मानिया की है होबार्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मर्रे डार्लिंग घाटी है। जेकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है। जेकारू याद रखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कालगुल्ली तथा कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की स्वर्ण खान है। सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग
ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है? गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, सैंडी, विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं, नाम याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश और लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड खोज पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी, न्यूजीलैंड की खोज। 1769 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा इसको प्रमाणित किया गया था। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। माउंट कुक 3724 मीटर जो कि ऊंचा है, यह न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। अब पढ़ते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, किंतु वे उसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। फेबियन वेलिंगशॉसेन, इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी और इसका 98% जो हिस्सा है वो सदैव बर्फ से आच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। तो सबसे पहला पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा, जो कि एवरेस्ट है, नेपाल में 8048.86 मीटर है इसकी ऊंचाई। फिर है लोहोत्से जो कि नेपाल में है 8516। उसके बाद है धौलागिरी जो कि नेपाल में 8167 है। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, एक ही सीरियल से बता दिया, याद रखिए। सबसे पहले एवरेस्ट, उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो नेपाल भारत दोनों में है 8586 है। उसके बाद है लोहोत्से, फिर आता है मकालू, नेपाल और चीन की सीमा पर है ये 8463। फिर है धौलागिरी, उसके बाद है अन्नपूर्णा 8091 मीटर। उसके बाद आता है केटू गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत का ऊंचा है पर्वत शिखर। इसके बाद है नंगा पर्वत, भारत में ही स्थित है 8126 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी है 7817 मीटर है इसकी ऊंचाई। फिर है कामेत जो कि भारत चीन में पड़ता है 7756 मीटर। उसके बाद आता है गेशर ब्रह्म जो कि पाकिस्तान में 8068 मीटर, 8068, ये पाकिस्तान का है। इसके बाद आएगा फिर है राकापोशी जो कि पाकिस्तान का है। राकापोशी पाकिस्तान में पड़ता है 7088। तिरिच मीर है, ये भी पाकिस्तान में 7708 मीटर है। गोसाई थान जो कि चीन में 8014 मीटर है। फिर है नामचा बरवा जो कि है 7756। देखिए इनकी आपस में ऊंचाई दी गई है कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो सीरियल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि अगर आपसे भारत और नेपाल जो हिमालय में पूछे जाए तो आप याद रखिए एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, लोहोत्से है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, इसी प्रकार से है। बाकी बाद में दिए गए हैं कामेत, गेशर ब्रह्म, राकापोशी, तिरिशमीर, गोसाई थान, नामचा बरवा, सभी की ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी है। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम देखते चलिए। 1 नंबर का प्रश्न बन ही जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारू बोलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी बोलते हैं। ओसाका जो कि जापान में, इसे पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। केरल जो कि भारत में है, भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। केंट जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का बगीचा बोलते हैं। कनाडा को लिली का देश बोलते हैं। कोच्चि जो कि भारत में है, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस बोलते हैं। कोरिया को हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम या फिर सुबह की शांति का देश बोलते हैं। क्यूबा को एंटीलीज का मोती, विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जापान को सूर्योदय का देश, मिस्र को नील नदी की देन, वेनिस क्वींस ऑफ एड्रियाटिक, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी, गगनचुंबी इमारतों का नगर, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार, जेरूसलम को होली लैंड बोलते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश बोलते हैं। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। फिर बात करते हैं ह्वांगहो नदी, जिसको पीली नदी भी बोलते हैं, चीन का शोक है। रोम, इटली के बहुत सारे नाम हैं, जैसे इटर्नल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी,
पश्चिम का बेबीलोन, ये सब बोला जाता है। और सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोलते हैं। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी, श्रीलंका को पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती, जिब्राल्टर जल संधि को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, नेटाल दक्षिण अफ्रीका में है, इसे गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश, सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का नगर, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ इसे संसार की रोटी का भंडार अमेरिका बोलते हैं। और ल्हासा जो कि फॉरबिडन सिटी कहलाती है, तिस्तान दी कुन्हा ये संसार का निर्जनतम द्वीप कहलाता है। फिर है बहरीन, इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं। नॉर्वे सूर्यास्त का देश, और पेरिस फ्रांस विश्व की जन्नत कहलाती है। अब महाद्वीप हैं और इनके सबसे ऊंचे पर्वत देखिए। 7 महाद्वीप के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के नाम हम लोग याद करते हैं, जैसे एशिया का है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का है माउंट एवरेस्ट, यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस। एक मिनट, अफ्रीका का ये गलत दिया गया है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलीमंजारो, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एवरेस्ट एशिया का है। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, दक्षिण अमेरिका का ओजस डेल सलाडो, ऑस्ट्रेलिया का है माउंट क्योसियुस्को, अंटार्कटिका का है विंसन मैसिफ, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले या फिर डेनाली, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका का किलीमंजारो। अब सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप की है? हर महाद्वीप की लंबी नदियों के नाम देखिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन, यूरोप की वोल्गा, एशिया की यांगसी, उत्तरी अमेरिका की मिसौरी, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे, अंटार्कटिका की ओनिक्स। एक एक करके सारी टेबल जरूर लर्न कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं फैक्ट से ही प्रश्न बनेंगे। फिर हम बात करते हैं जो गहराई वाले बिंदु हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहनतम बिंदु है आयर झील एशिया, और विश्व का भी देखा जाए तो मृत सागर है। अफ्रीका का है असल झील, यूरोप की है कैस्पियन सागर, उत्तरी अमेरिका की मृत घाटी है जिसे डेथ वैली बोलते हैं, अंटार्कटिका की है डेनमैन ग्लेशियर। गहनतम बिंदु हैं इन सबके। अब पढ़ते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनसे संबंधित देश जो हैं। मैच द फॉलोइंग के प्रश्न बनते हैं, इसमें सूची सुमेलित करने के आते हैं। जैसे अरब की जनजाति है बद्दू, कांगो बेसिन की पिग्मीज है, उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन है, कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना वाली जगह है वहाँ पर बुशमैन रहती है, और ग्रीनलैंड और कनाडा में एस्कीमो जनजाति रहती है। टुंड्रा प्रदेश की जनजाति याकू, जापान की आइनू, पूर्वी अफ्रीका केन्या की मसाई है, ब्राज़ील की जनजाति बोरो, न्यू गिनी की पापुआन्स, मलेशिया की शेमांग, न्यूजीलैंड की है माओरी, साइबेरिया की याद रखिए यूकागीर, मध्य एशिया की खिरगिज़ बहुत बार पूछी गई है, मध्य अफ्रीका की नीग्रो भी, श्रीलंका की वेद्दा, दक्षिण अफ्रीका की जुलू इकांथा याद रखिए, साइबेरिया की तातार या फिर तारतार। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, इनके निवास स्थान देखते हैं। जैसे यूर्त, खिरगिज़, कालमुख एवं कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित स्थायी आवास बनाते हैं। तिपी, ये एक प्रकार के रेड इंडियनों द्वारा निर्मित आवास है। क्राल जो होता है मसाई, काफिर या फिर जुलू, ये घास से निर्मित इनका आवास होता है। इग्लू एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से निर्मित आवास होता है। और जो इज़्वा है ये उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित करते हैं ये आवास। तो युर्त किसका है? खिरगिज़, कालमुख, कजाक और तिपी रेड इंडियन द्वारा, क्राल जो है मसाई, काफिर, जुलू, इग्लू है एस्किमो द्वारा, और इज़्वा है जो उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्र में तिकोना मानव जनजाति है। अब पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग। ओसाका, यहाँ पर लौह इस्पात और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नगोया सूती वस्त्र और जहाज निर्माण का उद्योग यहाँ पर होता है। हवाना में सिगार, ढाका में कालीन उद्योग, कोबे में लोहा एवं इस्पात, वेलिंगटन में डेयरी उद्योग और बेल्फास्ट में जहाज निर्माण उद्योग होता है। एसेन जो कि जर्मनी में प्रसिद्ध है लोहा इस्पात के लिए। लॉस एंजलिस में फिल्म और पेट्रोलियम उद्योग है। लियोन्स जो कि फ्रांस में है, इसमें सिल्क उद्योग। वेनिस में कांच उद्योग। बर्मिंघम में लोहा इस्पात। मिलान में सिल्क वस्त्र उद्योग। प्लेमाउथ में जहाज निर्माण। डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल। आगे देखते हैं म्यूनिक जर्मनी में है, यहाँ पर लेंस निर्माण। चेलियाबिंस्क लोहा इस्पात। कंसास में मांस उद्योग। मुल्तान में मिट्टी के बर्तन। सिएटल में वायुयान निर्माण। व्लादिवोस्टॉक में जहाज निर्माण। ग्लासगो जहाज निर्माण। कीव में इंजीनियरिंग उद्योग। फिर है पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग में याद रखिए
लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव। मैनचेस्टर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और हॉलीवुड जो कि लॉस एंजल्स में है, फिल्म उद्योग। सभी के उद्योग देखते चलिए, एक बार दो बार आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर वहाँ तो ऑप्शन दिखेगा ही, तो आप आसानी से वहाँ पर टिक कर पाएंगे। अब पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार, जो कि मुख्य हैं वही देखेंगे। जैसे सहारा में देखिए चाड है, माली है, नाइजर है, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मारिटानिया। यहाँ तक क्या है, मरुस्थल का विस्तार है। ये कितना है, तो यहाँ पर है 93,24,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र में ये सारे शामिल हैं और इनका क्षेत्रफल है 13,71,000 वर्ग किलोमीटर। अरेबियन में देखिए सऊदी अरब आता है, इराक, कुवैत, कतर, यमन, ये सारे मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। गोबी में मंगोलिया और चीन, यहाँ पे 12,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। कालाहारी जो कि बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है, ये 9,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तकला मकान सिकियांग जो कि चीन का है, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में है। देखिए यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, मैं बता दे रही हूँ, लेकिन यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो क्षेत्र से बनेगा कि यह किस क्षेत्र में पड़ता है। जैसे सोनोरन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में फैला हुआ है और इसका आप क्षेत्रफल देख लीजिए 3,10,800 किलोमीटर स्क्वायर। नामीबिया में है, इसका क्षेत्रफल देख लीजिए। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। थार उत्तर पश्चिम तथा भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अटाकामा उत्तरी चिली में है। काजिलकुम उज़्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में है। दस्तेलुत पूर्वी ईरान में। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, याद करते चलिए। मोजावे जो कि कहाँ है, दक्षिण कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। द सितो दे सेचुरा ये उत्तरी पश्चिमी पेरू में है और पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। अब विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग देखते हैं कौन कौन से हैं, कौन से देश किस उद्योग में हैं। जैसे कि रेशमी वस्त्र उद्योग में देखा जाए तो चीन, भारत, जापान, रूस और फ्रांस आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस। देखिए इसमें क्या है, पहले नंबर पे जैसे चीन है, फिर भारत है, फिर जापान है, इस तरह से देश दिए गए हैं। इसी प्रकार ऊनी में देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्रिटेन और जापान है। लौह इस्पात में जापान, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन है। वायुयान निर्माण में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोटर वाहन में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। पोत निर्माण में यूएसए है, स्वीडन है, जापान है, जर्मनी है, चीन है। पोटास में यूएसए, फिर जर्मनी। फॉस्फेट में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में जापान, भारत और यूएसए। विश्व के प्रसिद्ध स्थल और उनके देश ये भी याद कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया यूएसए। वाइट सैंड यूएसए में। बिलिंगसेट लंदन इंग्लैंड में। कांस फ्रांस में है। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। रेड स्क्वायर रूस में है। और विले भारत में है। और विले कहाँ है, भारत। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी कहाँ है, गुजरात के, मतलब भारत के गुजरात राज्य में। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति देखिए। जैसे कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में। ईरान का पठार ईरान जो कि एशिया माइनर का पठार है। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर एवं क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका तथा मध्य पूर्वी भाग में। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर का उत्तरी भाग है। फिर आप देखिए कोलोराडो, ग्रीनलैंड का हमने देख लिया। फिर कोलोराडो का पठार एरिज़ोना तथा यूटाह राज्य यूएसए में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। मेसेटा का पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में। अलास्का का पठार अलास्का कनाडा जो कि यूकान पठार में आता है, यूकान पठार भी इसी में आता है। और ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी कोलोराडो नदी के मध्य है। बोलीविया का पठार बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में। इंडोचीन का पठार दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप है। उसके बाद देखिए अबिसीनिया का पठार और इंडोचीन का आपने देखा दक्षिण एशिया में है। अबिसीनिया का इथियोपिया तथा सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में। अनातोलिया का पठार तुर्की में है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में गैसों की स्थिति से आ जाते हैं प्रश्न, और इसे या तो आपको दे दिया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। इन्हीं में क्या होता है, इनको लगाना होता है। जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%। फिर है आर्गन की मात्रा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो देख लीजिए 0.93% आर्गन पाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। फिर है नियॉन 0.002%। फिर है क्रिप्टॉन 0.001%। उसके बाद है हीलियम, हीलियम का प्रतिशत देखिए 0.0005%। और हाइड्रोजन उसके बाद आती है 0.00005%। और जेनान है, अर्थात लास्ट में ये जो हैं ये अन्य पाई जाती हैं। और बाकी आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, क्रिप्टॉन, उसके बाद अन्य गैसें हैं जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन और जेनॉन वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार वायुमंडलीय संरचना भी देखते चलते हैं, कौन कौन से मंडल हैं, कौन कौन सा स्तर है। तो सबसे पहला स्तर आता है क्षोभ मंडल का। इसकी ऊंचाई है 15 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर रहती है। इसका तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घटता जाता है, और वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि इसी क्षेत्र में, इसी मंडल में होता है। दूसरा है समताप मंडल, 15 से 50 किलोमीटर, ध्रुवों पर इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। प्रारंभ में तापमान समान रहता है, फिर 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर इसका तापमान बढ़ता जाता है। ओजोन गैस से 15 से 35 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ से कहाँ तक है, इसमें 15 से 35 किलोमीटर तक समताप मंडल में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है मध्यमंडल, 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान में यहाँ गिरावट होती है। ऊपरी सीमा मेसोपॉज कहलाती है। और आयन मंडल में 80 से 640 किलोमीटर तक देखिए ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है आयन मंडल में, और यहाँ पर संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ऑरोरा बोरियालिस, ये दोनों घटनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरी एनसीईआरटी की क्लासेस जो अपलोडेड हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया हुआ। अभी यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ये फैक्ट तैयार कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसी तरह रिवाइज कर लीजिए। वायुमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर आप देखेंगे तो क्या होता है, वायुमंडल। इनका सीरियल याद रखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ये इनका सीरियल है। एक घास के मैदान और उसके बाद प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इनको एक एक करके याद कीजिए। जैसे पवन का नाम है नॉर्दर्न, ये ठंडी पवनें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है नॉर्टी, ये भी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। विलिवाओ अलास्का की है। पेम्पेरा अर्जेंटीना में चलती है। पापागायो मैक्सिको में चलती है। पुरगा टुंड्रा प्रदेश की है ठंडी पवन। और 22 जो है पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड में चलती है। मिस्ट्रिल याद रखिए स्पेन और फ्रांस की है। बुरान जो है रूस की है। बोरा एड्रियाटिक तट की है। केप डॉक्टर जो टेबल ब्लॉक के नाम से भी जानी जाती है दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में चलती है। हबूब याद रखिए सूडान की है ठंडी पवन। सिस्तान पूर्वी ईरान की है। ट्रेमोंटेन ये मध्य यूरोप की है। लेवेंटर स्पेन की है। अब गर्म पवनें भी देख लेते हैं इसी प्रकार। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें, जैसे कि अभी तो हमने ठंडी पढ़ी ना, तो उनको याद रखिए ठंडी कौन कौन सी और कहाँ चलती हैं। इसी प्रकार प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें कौन सी, जैसे सिरोको ये सहारा मरुस्थल और इटली में चलती है। हरमट्टन जिसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं गिनी तट पर चलती है। चिनूक रॉकी पर्वत की है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फॉन आल्प्स माउंटेन के आसपास स्विट्जरलैंड में बहती है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया की है गर्म पवन। सिमुम अरब रेगिस्तान की है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलती है। गिबली जो है लीबिया में। खमसिन मिस्र में। लेस्ट मैड्रिया या फिर कनारी द्वीप में। चिली चलती है ट्यूनीशिया में। कोइम बैंक चलती है जावा में। उसके बाद देखिए शामल है इराक की गर्म हवा। नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड की। सांता आना है दक्षिण कैलिफोर्निया की। सामून है ईरान की। लू है उत्तरी भारत की। अयाला है फ्रांस की। गर्मिसिल है दक्षिण पूर्वी ईरान की।
सोलैनो है दक्षिण पूर्वी स्पेन की। पोनेंटी ये उत्तर पूर्वी भूमध्य सागर पर गर्म पवन बहती है। बर्ग है दक्षिण अफ्रीका की। बाग्यो है फिलीपींस की। सुखोवे ये रूस तथा कजाकिस्तान की। एक एक करके सारी आप लोग को याद करनी है, चाहे लिख के याद करिए या स्क्रीनशॉट लेके, बट तैयार करनी ही करनी है इनको। चलिए अब समझते जेट स्ट्रीम क्या होती हैं। जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है तथा इनका वेग ग्रीष्म काल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात, प्रतिचक्रवात ये सब उत्पन्न होते हैं। फ्रंट्स क्या होते हैं या वाताग्र, जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है। ह्यूमिडिटी याद रखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। ओसांक ड्यू पॉइंट, ओसांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। फिर संघनन की प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित होता है। ओस या ड्यू क्या है, ये वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाता है, जिसे ओस कहते हैं। तुषार या पाला, फ्रॉस्ट याद रखिए, पाला या तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओसांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है। कोहरा याद कर लीजिए, कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल, धुएं के कण तथा संघनित जल कणों के कारण सतह के समीप बने हुए धुएं के बादल समान होते हैं। कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। हाइड्रोस्फीयर अब पढ़ते हैं, स्थलमंडल के बाद जलमंडल पढ़ रहे हैं। जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग, जो कि 3/4 भाग पर है। स्वच्छ जल या मृदु जल की प्रतिशत जो है कुल जल राशि है मात्र 3% है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। समुद्री जल की औसत लवणता 35,000% होती है, 35,000 प्रतिशत होती है। और विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील जो है उसमें है, और तुर्की की वान झील है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। महासागर और उनके गर्त देखते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा है 11,033 मीटर। फिर है प्रशांत महासागर में ही दूसरा है मिंडनावो, वो कितना है, वो 10,540 है। प्रशांत महासागर का ही तीसरा है टोंगा, 10,882 मीटर। उसके बाद चौथा है अटलांटिक महासागर का पोर्टो रिको, ये 8,385 मीटर गहरा है। पूर्वी हिंद महासागर जो कि जावा द्वीप में आप देखेंगे सुंडा, ये भी काफ़ी गहरा है, 8,152 मीटर की गहराई पर स्थित है। जो छठा गहरा है वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का रोमसे, ये 7,631 मीटर गहरा है। अब सभी महासागरों की गर्म तथा ठंडी जलधाराएं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं देखते हैं। कनारी जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, लेब्राडोर, फाकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रश्न कैसे बनते हैं पहले तो ये समझिए। या तो जलधाराएं देकर के आपसे पूछ लेंगे ठंडी कौन सी है या गर्म कौन सी, या इनमें से कौन सी गर्म है, 3 ठंडी होंगी और 1 गर्म दे देंगे, उनमें ढूंढना होता है। या फिर आपको दे दिया जाएगा 4 तरह की जलधारा और पूछ लिया जाएगा कौन सी अटलांटिक महासागर की या कौन सी प्रशांत महासागर की है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है कनारी, वेनेजुएला, लेब्राडोर, फाकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। देखिए ये ओशनिक करेंट्स हैं और ये क्यों बहती हैं, इनका क्या रीज़न है, कैसे बहती हैं, ये सब आप लोग NCERT वाली क्लास में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप याद करिए। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं देखते हैं, कौन कौन सी हैं, क्यूरोशियो, अलास्का, सुशीमा, अल्नीनो, उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और प्रति विषुवतीय रेखीय जलधारा। एक एक करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हिंद महासागर की स्थायी तथा गर्म जलधाराएं देखते हैं, मोजाम्बिक, अग्लुहास और दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये 3 किसकी हैं, गर्म है। हिंद महासागर की ठंडी कौन सी है, सोमाली
और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, दो ये हो गई ठंडी। अब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं देखिए, हम्बोल्ट है या फिर इसको पेरुवियन जलधारा भी बोलते हैं, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका, क्यूराइल, ओखोस्टक, ये सारी पैसिफिक ओशन की ठंडी वाली हैं। उसके अलावा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा देखिए, गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील है, फ्लोरिडा है, इर्मिंगर है, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा है, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा है और किनी जलधारा है। ये सारी क्या है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अब हमें पढ़ना है ज्वार भाटा, टाइड एब। ज्वार भाटा क्या होते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग 2 गुना अधिक है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर सबसे उच्च ज्वार आते हैं। तो उच्च ज्वार कब आते हैं, जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी पूर्णिमा या फिर अमावस्या को, ये ऐसी कंडीशन आती है। चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। कब, सप्तमी या अष्टमी को। इस दिन क्या होता है, जिससे पृथ्वी पर क्या होंगे, निम्न ज्वार आते हैं। अब एक एक करके सारी इम्पोर्टेंट टेबल मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये सारी टेबल चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या शॉर्ट नोट बनाइए, पर जल्दी जल्दी याद ज़रूर कीजिएगा। मे भी आप लोगों ने याद कर रखा होगा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका फिर से रिवीजन अच्छे से हो जाए। जैसे जो स्वेज नहर है ये मिस्र में है और इसकी स्थिति देख लीजिए, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच है। दूसरी है पनामा नहर, ये पनामा में है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। वेलैंड नहर कनाडा में है, इरी झील और ओंटारियो झील के बीच है ये। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इरी झील व हडसन नदी के बीच में है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील इनके बीच में है सू नहर। फिर याद कीजिए कील नहर, ये जर्मनी में है, बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर के बीच, और उत्तरी सागर नहर है जर्मनी व एम्स्टर्डम व उत्तरी सागर के बीच। ये सारी नहर एक बार आप देख लीजिए इनकी लिस्ट। आगे चलते हैं। अब देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम स्थल और उनका समाहित स्थल क्या है। तो नील नदी सबसे पहले, ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। लंबाई देखिए 6650। अमेजन नदी है दूसरी, ये निकलती है लैगो विल्फेरो से और अपना समाहित कहाँ होती है, अटलांटिक महासागर में। तीसरी है यांगसी, 6300 किलोमीटर की है, तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन सागर में अपना जल गिराती है। फिर है मिसिसिपी मिसौरी, 6275 किलोमीटर की लंबाई है, इटास्का झील से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। नेक्स्ट है ओब इर्टिस, ये 5410 किलोमीटर की है, अल्ताई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट देखिए अगली है ह्वांगहो, 5464 किलोमीटर, क्युनलुन पर्वत से निकलती है और चिली की खाड़ी में जल गिराती है। नेक्स्ट है येनिसी, 5539 किलोमीटर की, बड़ी व छोटी येनिसी संगम से निकलती है और कारा सागर में जल गिराती है। नेक्स्ट है कांगो, 4700 किलोमीटर, उत्तर पूर्वी जाम्बिया की उच्च भूमि से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। अगली है आमूर नदी, 2900 किलोमीटर, सिल्का एवं आर्गून से निकलती है और सखालिन खाड़ी जो कि ओकोस्टक सागर में है वहाँ पर जल गिराती है। अगली है लीना, 4270 किलोमीटर की, बैकाल पर्वत रूस से निकलती है, लपताव सागर में गिराती है जल। नेक्स्ट है मैकेंजी, 1738 किलोमीटर की, जो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जल गिराती है। नेक्स्ट है नाइजर नदी, 4184 किलोमीटर, गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जल गिराती है। मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिणी चीन सागर में जल गिराती है। अब इनकी लंबाई आप देखते चलिए, लंबाई बहुत कम ही पूछी जाती है, कहाँ से निकलती, कहाँ जल गिराती है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वोल्गा नदी वल्दाई पठार से निकलती है रूस से और कैस्पियन सागर में जल गिराती है। सेंट लॉरेंस याद रखिए ओंटारियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। सिंधु मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, अरब सागर में जल गिराती है। डेन्यूब नदी याद रखिए ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलकर काला सागर में आकर के मिल जाती है। फिर है फरात जो कि यूफ्रेटस
से भी जानते हैं इसको। ये क्या है, करासू एवं मूरतसू के संगम से निकलती है सतल शरब यहाँ पर आकर के मिल जाती है। फिर है डार्लिंग, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकल कर के मरे नदी तक आकर के मिल जाती है। फिर है मरे, ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है और दक्षिणी सागर में आकर के मिलती है। पराग्वे है, मोंटे ग्रॉसो से निकलती है, जो कि ब्राज़ील का क्षेत्र पिराना नदी में जल गिराती है। यूराल याद रखिए, दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलती है रूस से और कैस्पियन सागर में जल गिराती है। गंगा गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में आकर जल गिराती है। अमुदरिया पामीर के पठार से निकलकर अरल सागर में आती है। सालवीन तिब्बत का पठार से निकलती है, अंडमान सागर में आती है। अरकनसांस जो अरकनसांस है, रॉकी पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी नदी से मिलती है। कोलोराडो है, रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में आती है। नीपर नदी याद रखिए, मॉस्को के पश्चिम से निकलती है, काला सागर में जल गिराती है। ओहियो अलेघनी नदी से पेंसिल्वेनिया से निकलती है और मिसिसिपी नदी में आके मिलती है। अगली है इरावदी, माली व नामी नदी से निकलकर अंडमान सागर में आती है। नेक्स्ट है ऑरेंज, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकल के अटलांटिक महासागर तक आती है। ओरिनिको, ये सियरा परिमा पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर तक आती है। फिर है कोलंबिया, ये कोलंबिया कहाँ से, रॉकी पर्वत से प्रशांत महासागर तक आती है। डॉन टूला रूस से एजोव सागर में जल गिराती है। टिग्रिस टॉरस पर्वत से निकलकर यूफ्रेस्टस में आकर के जल गिराती है। देखिए यूफ्रेस्टस एवं टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें शतल सरब के नाम से जाना जाता है। देखिए एक साथ इतनी नदियाँ और इनके उद्गम और संगम याद करना मुझे पता है मुश्किल है। आई होप आप सब लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा तभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर इनमें दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी समय कम है अगर एग्ज़ाम को तो आप इनको लर्न ही करेंगे, रटेंगे ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके पास अच्छा खासा समय है, जैसे अलग दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हैं वीडियो को छोड़कर, UPSSC वाले हों या कांस्टेबल या SI वाले जो बच्चे हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, ये मैप के थ्रू से तैयार करें। मैप के साथ अगर आप इनको सारी नदियों को देखेंगे, पठार महासागर ये सब देखेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगी, रटना पड़ेगा ही नहीं। सिर्फ मैप देखिए, लोकेट कीजिए लोकेशन, नदियाँ देखिए और आराम से आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो मैपिंग सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप ज्योग्राफी में, बस रटना कुछ नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य और उससे संबंधित सागर। अब इसको भी अगर आप मैप के थ्रू तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैप से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि पाक जल डमरू मध्य, ये है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का है जो कि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में है, जो कि मलाया से सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जल संधि USA में है, आर्कटिक सागर व बेरिंग सागर को जोड़ता है और रूस और अलास्का को क्या करेगा, अलग करेगा। फ्लोरिडा याद रखिए, USA का अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच है और यह क्यूबा और फ्लोरिडा को सेपरेट करता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोवर जल संधि, जो कि अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर में है और ये फ्रांस से ब्रिटेन को अलग करता है। जिब्राल्टर याद रखिए, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और मोरक्को जो कि अफ्रीका को स्पेन से अलग करता है। अब कुछ जल संधियाँ हैं जो किसको किसको जोड़ती है ये याद रखिए, जैसे कि डोवर है जो फ्रांस और इंग्लैंड में है, ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। डेविस जल संधि है क्या कनाडा से ग्रीनलैंड को सेपरेट करेगी और क्या करेगी, अटलांटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से अलग करती है। डेनमार्क कहाँ पर स्थित है, ग्रीनलैंड व आइसलैंड के बीच, और ये ग्रीनलैंड एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को सेपरेट करेगी, जोड़ेगी, माफ़ कीजिएगा। पाक स्टेट श्रीलंका से भारत को अलग करती है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। मलक्का क्या करेगी, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है, दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट याद कर लीजिए हडसन, ये कनाडा में है, अटलांटिक महासागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का के बीच है, चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। लुजोन जल संधि ताइवान लुजोन द्वीप पर है, फिलीपींस में, ये फिलीपीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। मैगलन याद रखिए चिली में है, ये अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रही है। जिब्राल्टर मोरक्को स्पेन में है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कोरिया जो है, कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य है, ये पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है। फिर है टॉरस, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जो कि क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है।
नेक्स्ट है बाब अल मंदेब, ये जिबूती और यमन में स्थित है, अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है। डार्डेनलीज ये तुर्की में है, एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। बॉस ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण सागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। सुसीमा है जापान एवं दक्षिण कोरिया में पूर्वी चीन सागर से जापान सागर को जोड़ती है। बास्पोरस याद रखिए इंपॉर्टेंट है, तुर्की में है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। कुक जलसंधि न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में स्थित है, यह तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फिर देखिए सुगारू है, ये जापान में है, प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती है। सुंडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडोनेशिया में है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। फिर है बेले आइले, ये कनाडा में है, अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। तातार रूस में है, जापान सागर को कोष्टक सागर से जोड़ती है। युकाटन याद रखिए मैक्सिको क्यूबा में है, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड व आयरलैंड के मध्य अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को जोड़ती है। फिर है ओरंटो अल्बानिया और इटली में आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है। फिर है फोवेक्स, ये न्यूजीलैंड में है, प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। फिर है मकासार इंडोनेशिया में सेलिबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है हडसन, ये कनाडा में है और हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। हार्मुज जलसंधि है, ईरान ओमान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ईरान ओमान में है, ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट जलसंधि, एक एक करके सारी देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। प्रश्न बनते हैं। नदियों के किनारे स्थित अब विश्व के प्रमुख नगर देखते चलिए, जैसे कि शिकागो जो कि यूएसए का है, शिकागो नदी के तट पर है। बर्लिन जर्मनी का स्प्री नदी के तट पर है। कनाडा का ओटावा नदी के तट पर है। क्यूबेक सिटी कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी के तट पर मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का है वो भी स्थित है। आसवान याद रखिए मिस्र का नील नदी के तट पर। खार्तूम सूडान का नील नदी के तट पर। काहिरा मिस्र में है, नील नदी के तट पर। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का हडसन नदी के तट पर। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी नदी के तट पर। सतल अरब बसरा जो शहर है वो उसके तट पर है, इराक का। वाशिंगटन डीसी है, पोटोमैक के तट पर। वारसा जो कि पोलैंड का है, विस्चुला नदी के तट पर है। रोम इटली टाइबर नदी के तट पर, इम्पॉर्टेंट है, सबको याद ही होगा। लंदन भी याद होगा, इंग्लैंड का टेम्स नदी के तट पर। पेरिस जो कि फ्रांस का है वो सीन नदी के तट पर। उसके बाद याद करिए मॉस्को है मस्कवा नदी के तट पर। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर सर्बिया का। हंगरी का बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर। स्पेन का मैड्रिड मैंजेनेरस नदी के तट पर। पुर्तगाल का लिस्बन टगस नदी के तट पर। डबलिन जो कि आयरलैंड का है, लीफे या लिफी नदी के तट पर। प्राग जो कि चेक गणराज्य में है, वितावा नदी के तट पर। बोन जर्मनी में है, राइन नदी के तट पर। अंकारा टर्की में है, अंकारा नदी के तट पर। डुंडी है स्कॉटलैंड में, टे नदी के तट पर। लिवरपूल है मर्सी नदी के तट पर, इंग्लैंड का। उसके बाद और भी कुछ शहर हैं जैसे कि कोलोन, ये जर्मनी में है, राइन नदी के तट पर। हैम्बर्ग है जर्मनी में, एल्ब नदी के तट पर। बगदाद है इराक में, टिग्रिस नदी के तट पर। ब्रिस्टल है इंग्लैंड का, एवन नदी के तट पर। कीव है यूक्रेन का, नीपर नदी के तट पर। लेनिनग्राड रूस में है, नेवा नदी के पास। पर्थ है ऑस्ट्रेलिया का, स्वान के पास। वियना है ऑस्ट्रिया का, डेन्यूब नदी के पास। टोक्यो जो कि जापान का है, सुमीदा नदी के तट पर। संघाई है चीन का, यांगटीसी क्यांग नदी के तट पर। कराकस है वेनेजुएला का, रियो गुएरे के तट पर। अगला नगर है ड्रेसडेन जर्मनी का, एल्ब नदी के तट पर। लाहौर जो कि पाकिस्तान का, रावी नदी के तट पर। कराची सिंधु नदी के तट पर। वोल्गोग्राड जो कि स्टालिनग्राड के नाम से भी प्रसिद्ध है, रूस में है, वोल्गा नदी के तट पर। रंगून म्यांमार का, इरावदी नदी के तट पर। बांग्लादेश का चटगांव है, कर्णफूली नदी के तट पर। तो ये इम्पोर्टेंट नगर हम लोग देख रहे हैं। अब पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देश। अब इन झीलों के पास पास कौन से जो देश हैं ये बहुत बार पूछा गया, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टेबल है। कैस्पियन सागर जो है, क्षेत्रफल देखिए बहुत ही कम पूछा जाता है, एक बार देख सकते हैं आप क्षेत्रफल कितना है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। इससे संबंधित देश, इससे जुड़े हुए देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान, ये पांचों याद रखिए, कैस्पियन सागर से सटे हुए ये देश हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान।
सुपीरियर झील से संबंधित कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 है। ह्यूरॉन झील के पास यही दोनों, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका। इरी झील भी इन्हीं के सीमा पर है, ओंटारियो भी। मिशिगन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। विनीपेग झील कनाडा में है। अब बात करते हैं अथावास्का झील की, ये कनाडा में है। रेंडियर झील भी कनाडा में है। बैकाल झील है रूस में। लडोगा झील ये रूस में है। ओनेगा झील रूस में है। रूस की सबसे बड़ी झील देखिए बैकाल है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भी देख लीजिए। फिर है बाल्खस झील, ये कजाकिस्तान में है। इसिक-कुल झील किर्गिस्तान में है। रुडोल्फ या तुर्काना झील केन्या और इथियोपिया में है। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया 3 देश से संबंधित है। अरल सागर झील उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। टंगानिका झील बुरुंडी, जाम्बिया, कॉन्गो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है और तंजानिया में है। उसके बाद है मलावी या फिर न्यासा झील, इसमें तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी ये आते हैं। टिटिकाका मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील, इसमें बोलीविया या और पेरू इनके तट पर है। अगली है निकारागुआ झील, निकारागुआ में है। चाड झील नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, ये 4 देश याद रखिए इससे संबंधित हैं, इससे संबद्ध देश हैं। आयर झील ऑस्ट्रेलिया। अब आज की लास्ट टेबल है विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देश। अब यही हमें पढ़ना है, इसके बाद हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो जाएगा। साल्टो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला देश में, ठीक है। इसकी ऊंचाई देखिए 989 है। कुके नाम जो है ये है वेनेजुएला में 674 मीटर ऊंची है। मर्डाल फोसेन ये है नॉर्वे में 645 मीटर ऊंची। टाग फॉशन ये है नॉर्वे में 706 मीटर ऊंची। टुगेला दक्षिण अफ्रीका में है 948 मीटर। योसेमाइट कैलिफोर्निया यूएसए में है। डेल्ला जलप्रपात है ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में है। और गवार्नी जो कि फ्रांस में है। ये जलप्रपात हैं और इनसे रिलेटेड कुछ देश हैं। तो यहाँ तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट की। बहुत कम समय में हमने ये सारी टेबल और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कंप्लीट कराए हैं मैंने। आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में भी वीडियोस अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी पढ़ाई गई है, आप उनसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या करिए, जो शॉर्ट नोट बनाने वो बना लीजिए, नहीं तो आप एक बार वीडियो देख रहे हैं साथ में याद करते चलिए और पेपर से पहले एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिनके पास अभी टाइम है वो आराम से क्या करें, अच्छे से नोट्स बना करके तैयार करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे इन वीडियो से उनको भी हेल्प मिल सके। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी वीडियो हैं इससे रिलेटेड, जैसे इसमें मैंने रिवीजन कराया इतने अच्छे से। उसके अलावा भी आप इतिहास के वीडियो देख सकते हैं जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तीनों अलग अलग मैंने कंप्लीट कराए हैं। पॉलिटी भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अगला वीडियो हम लोग भारत का पढ़ेंगे भूगोल। आज हमने विश्व का भूगोल कंप्लीट किया है। धन्यवाद।